जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा है उसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। हमने इससे पहले वाले अध्याय में राजस्थान में अंग्रेजों का और मराठों का आगमन पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। यानी राजस्थान में अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक व सामाजिक बदलाव आए। क्या है? बदलाव आए, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरकुश होने लगे। रियासतों के शासक अपने को तो सुरक्षित मानते, लेकिन वह किसानों व जनता के प्रति निरकुश होने लगे। क्या होने लगे? निरकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योगों के धंधे बर्बाद होने लगे तथा कृषि भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। और राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन था, वो था बिजोलिया। कौन? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये एक संगठित आंदोलन था। क्या था? संगठित आंदोलन था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ शासन में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। किसानों में अधिकांश माकड़ जाति के कृषक थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 1894 ईस्वी के बाद 1894 ईस्वी के बाद है जो बिजोलिया में है जो रोष या विद्रोह पनपा। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्याय 3 भागों में किया जा सकता है। पहला प्रथम चरण में जो इसको 3 भागों में बांटा। प्रथम चरण जिसको हमने उस इतिहास के अनुसार 1897 से 1915 ईस्वी तक 1897 से 1915 ईस्वी तक। फिर इस काल में इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया और द्वितीय चरण 1915 से प्रारंभ हुआ जो 1929 तक चला। और द्वितीय चरण 1915 से 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ।
यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ा तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। और तृतीय चरण 1941 ईस्वी तक चला, इसके बाद से, और है जो अंत था, ये इसका अंतिम था। क्या था? अंतिम है जो स्तर था, जो 23 से 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासत सरकार द्वारा अपनी गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासन को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों से बोझ से दबा हुआ था। लाग कहते हैं कर, क्या कहते हैं? कर, जो स्थायी कई बार बिना पड़ता है या पहले से चला आ रहा है। जब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौरी कर लगा दिया। पुत्री के विवाह पर जो लगता है वो है चौरी कर। क्या है? चौरी कर, ये है जो और लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए लेना लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने से किसानों में रोष व्यक्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र की रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। धीरे धीरे है जो किसानों ने ये चौरीकरण अपनी पुत्री के विवाह पर नहीं देना स्वीकार किया, क्योंकि उस जमाने में 13 रुपए प्रत्येक किसान के लिए एक मुश्किल राशि थी। ये राशि वो नहीं जुटा पाता था, इसलिए उन्होंने 2 साल तक अपनी बेटियों के विवाह ही नहीं किए। जब विवाह नहीं किए तो वहां के जागीरदार ने इसको कुछ समझकर इस कर को कुछ कम कर दिया, और कर को कम करने के बाद ही है जो धीरे धीरे है जो उन्होंने इस कर को कम करने से किसानों को अपनी ताकत का एहसास हुआ कि हमारे विरोध के समक्ष राजा को झुकना पड़ा। और उससे 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। क्या? तलवार बंदई। ये भी है जो किसानों पर कर था। क्या था? किसानों पर कर था, तलवार बंदई। और ये भी उन्होंने किसानों पर भार डाल दिया, और जागीरदार ने तलवार बंदई के रूप में ली गई। जनता ने इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसानों को जेल में डाल दिया गया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्डन यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इस पर हालात का आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पति, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। द्वितीय चरण में भूप सिंह नाम का व्यक्ति जुड़ता है। कौन है? विजय सिंह
भूप सिंह ये उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के रहने वाले थे और राजस्थान को इन्होंने अपनी कार्यभूमि बनाया था। विजय सिंह पथिक में इस कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। बिजोलिया किसान आंदोलन पहला आंदोलन था जो सुनियोजित व संगठित दोनों था। इसलिए ये भारत में सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। अपने जमाने में ये आंदोलन एक सुनियोजित और संगठित आंदोलन होने के कारण। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय और एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुड़ गए। अब वहां का एक स्थानीय व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा भी इस सेवा में जुड़ गया। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग मिला। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय। उपरमाल कहते हैं घूमट के पठार के क्षेत्र को उपरमाल का क्षेत्र कहते हैं। ये है जो चित्तौड़गढ़ और उसकी आसपास की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जो कृषि से संबंधित हैं, तो ये उपरमाल के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध हो गए। उपरमाल के क्षेत्र में विजय सिंह पथिक अत्यधिक वहां उस क्षेत्र में। बाद में वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते, उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड नाम का एक संस्था बनाई। क्या बनी? संस्था बनी और 17 अप्रैल 1917 को हरियाली अमावस के दिन है जो इन्होंने इसको और इसके नेतृत्व में आंदोलन को शुरू कर दिया। विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से है जो संपर्क स्थापित किया। यानी उन्होंने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर और राष्ट्रीय स्तर के पत्रों समाचार पत्रों से संबोध स्थापित किए। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थानीय स्तंभ ही खोल दिया। यानी जब भी वो अखबार छपता उस स्थानीय स्तंभ में उस आंदोलन से संबंधित एक लेख या विवरण जरूर आता था। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई भी आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक स्मरण पत्र महाराणा को भी लिखा, फतेह सिंह को। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 21 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए।
इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आलगवी, मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंस विल्सन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। द्वितीय स्तर पर 1922 में ठिकाने व किसानों के बीच समझौता हुआ। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। जो 84 प्रकार के लागे थी, किसानों को उस जमाने में 84 लागे तय कर देने थे, उनमें से 35 समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया, अर्थात वो लापरवाह हो गया और उसके प्रति ध्यान नहीं दिया। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः कुछ नई लागें लगा दी और लगान भी बढ़ा दिया। 23 से 28 तक का समय किसानों के में बड़ी तकलीफ में गुजरा और मार्च 27 में किसानों की पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। किसान प्रतीक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग भी असफल रहा। अब किसानों का जो तृतीय चरण था वो प्रारंभ हो गया 27 से। अब किसानों जब वह उदासीन हुआ तो 1927 से जो किसानों ने पुनः आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन जो विजय सिंह प्रतीक का नेतृत्व था वो उनके दिशा निर्देश में नहीं चला। 20 जुलाई 31 को सेठ जमनलाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल का व्यापक प्रचार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ आवश्यक पहल की। 41 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। उन्होंने किसान आंदोलन और अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। यानी ये आंदोलन 1941 ईस्वी में है जो मोहन सिंह मेहता जो राजस्व मंत्री था, क्या था? राजस्व मंत्री था, उसके सहयोग से ये खत्म हुआ। इस तरह से ये धीरे धीरे बिगोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे भरतपुर और बेगू किसान आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।